हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। ये कहानी है उस शख्स की जिसने ठगी और धोखाधड़ी की सारी हदें पार कर दी। सदी का अगर सबसे बड़ा ठग कहा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी और उसकी कहानी सुनने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो चलिए अब मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। लखनऊ की सेंट्रल जेल एक कैदी लगभग पिछले 1-1.5 साल से कैद था। उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते खत लिखा करती थी जिसमें वह अपनी परेशानियों के बारे में बताया करती थी। तो जैसा कि जेल का नियम है, अगर कोई चीज बाहर से आई है तो पहले उसे सेंसर किया जाएगा और चेक किया जाएगा उसमें ऐसा कोई सामान तो नहीं छिपा जिससे कैदी को कोई फायदा हो सके, या कोई लेटर जिसमें ऐसी कोई बात तो नहीं लिखी जो जेल प्रशासन को जानना जरूरी है, या फिर ऐसा कोई प्लान तो नहीं जिसे पढ़कर कैदी वहां से भागना चाहे। तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां का जेल प्रशासन देखता है और पढ़ता है, उसके बाद ही वो चीज कैदी को दी जाती है। तो ऐसा उस हर खत के साथ होता था जो उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते लिखा करती थी, और ये खतों का सिलसिला पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा था। और इस बीच 7 से 8 खत उस कैदी के पास आ चुके थे, पर उस कैदी ने उनमें से एक खत का जवाब तक नहीं दिया था, क्योंकि वहां का जो जेलर था उसे पता था कि उस कैदी की पत्नी अपनी परेशानियों के बारे में बताती है, जिसके बावजूद भी वो उन खतों का जवाब नहीं देता। तो उसे यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य होता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक और खत आया। जेलर ने पहले उसे पढ़ा और सोचा क्यों ना ये लेटर मैं उस कैदी को दूं। उसके बाद वो जेलर उसके पास गया और उसने उसे वो खत दिया और पूछा, तुम्हारी बीवी तुम्हें हर हफ्ते खत लिखती है, पर तुम उसके किसी भी खत का जवाब क्यों नहीं देते? तो जो कैदी होता है वो बोलता है, ठीक है साहब, अगर आप बोल रहे हो तो मैं इस खत का जवाब जरूर भेजूंगा। उसके बाद उस कैदी ने एक लेटर लिखा और उसे अपनी पत्नी के एड्रेस पे भेज दिया। अब जैसा कि जेल का कानून है कि कोई भी चीज अगर बाहर से अंदर आए तो सेंसर होगी, उसी तरह कोई चीज अगर अंदर से बाहर जाएगी तो भी सेंसर होगी। तो जब उसे वहां के जेलर ने खोला और जैसे ही उसे पढ़ा, उसके कान खड़े हो गए, और उसकी वजह थी खत में लिखी उसकी बातें। कैदी ने अपनी पत्नी को कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ही दिनों में बाहर आ जाऊंगा। अगर तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत है तो तुम एक काम करो, हमारा जो खेत है वहां पे जाओ। एक निशानी बताता है और कहता है कि खेत में उस जगह पर एक हाथ अंदर गड्ढा खोदने पर तुम्हें एक डिब्बा मिलेगा, उसमें सोने चांदी के गहने और पैसे भी हैं। उसे निकाल कर तुम तब तक अपना खर्चा चलाना, तब तक मैं वापस आ ही जाऊंगा। ये बातें पढ़ते ही पूरा जेल प्रशासन हरकत में आ गया और उस कैदी पर काफी लूटपाट के मामले भी थे। तो उन लोगों ने उस जगह पर छापा मारने का फैसला किया। उसके बाद लखनऊ के जेलर ने वहां के लोकल पुलिस से बात की और वहां से पुलिस साथ लेकर उसके घर पहुंच गए और फिर वहां से जानकारी लेके उसके खेत में बताई गई जगह पर जाते हैं और वहां गड्ढा खोदने लगते हैं। वहां एक हाथ गड्ढा खोदा पर वहां कुछ नहीं मिला। फिर वहीं दूसरी जगह पर खोदा, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी जगह पर खोदा, वहां भी कुछ नहीं मिला। और ऐसा करते करते उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। और सुबह से शाम हो गई तो उन्हें लगा शायद उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो गलत थी और यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। वो लोग वापस चले गए। फिर कुछ महीने बाद उसकी पत्नी का एक और खत आता है। उस खत में लिखा था, थैंक यू जेलर साहब, आपने हमारा खेत जोत दिया और बहुत अच्छे से जोता। इसकी वजह से इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे खेत जुतवाने के, मगर आपने ये काम करके मेरी बहुत मदद की। ये सब कुछ हो पाया उस कैदी की तेज दिमाग की वजह से। वो कैदी और कोई नहीं, नटवर लाल था। आपने ये किस्सा शायद पहले भी कहीं सुना या पढ़ा हो, मगर ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सच है। बाकायदा सारी बातें पुलिस रिकॉर्ड पर भी हैं। नटवर लाल का जन्म सन 1912 में बिहार के सिवान जिला के गांव जीरादेई से 2 किलोमीटर दूर बांगरा में हुआ था। जीरादेई गांव एक इंसान के लिए और मशहूर है।
और वो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म भी जीरादेई गांव में ही हुआ था। दोनों ने कुछ पाने की चाहत में एक ही स्टेशन जीरादेई से ट्रेन पकड़ी। एक देश के राष्ट्रपति बनकर संसद पहुंचे, देश का नाम रोशन किया, और एक ने उसी संसद को बेच दिया। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और उसके पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में। नटवरलाल का घर आज भी उस गांव में है, हालांकि वो टूटा फूटा है और अब खंडहर हो चुका है। नटवरलाल को उस गांव गए न जाने कितने साल हो चुके हैं, पर आज भी लोग उसके घर की रखवाली करते हैं। कोई भी उस जगह पर कुछ और बनाने की कोशिश भी नहीं करता, और इसका कारण है नटवरलाल के लिए लोगों का प्यार और इज्जत। उस गांव के लोग आज भी नटवरलाल को एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। उनके हिसाब से वो एक ऐसा इंसान था जो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। मतलब एक रॉबिन हुड वाली इमेज थी उसकी गांव में। उन गांव वालों ने कभी उसकी बुराई नहीं की, और ऐसा नहीं कि वहां पे केवल एक या दो लोग उसकी अच्छाई कर रहे हों, बल्कि आप उस गांव में जितने लोगों से मिलेंगे वो सभी उसे एक अच्छा इंसान ही बताएंगे। और अगर आप कभी वहां जाकर उसके बारे में पूछेंगे, नटवरलाल के बारे में जानना है, तो वो लोग तुरंत आपको टोक देंगे। नटवरलाल नहीं, मिस्टर नटवरलाल बोलिए। जो आपको लगेगा शायद अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर आई थी मिस्टर नटवरलाल, उसकी वजह से ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग नटवरलाल को इज्जत देने के लिए या तो मिस्टर नटवरलाल कहते हैं या मिथिलेश बाबू बोलते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं नटवरलाल को 20-25 साल पहले देखा था। उस दिन नटवरलाल 3 कारों के काफिले के साथ उस गांव में आया था। गांव वाले बताते हैं उसने जो परफ्यूम लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली हुई थी। में आने के बाद उसने बहुत बड़ा सामियाना लगवाया, पूरे गांव के लिए खाना बनवाया, उन्हें दावत दी और जाते वक्त सबको 100-100 रुपए की एक नोट भी दी। नटवरलाल बचपन में पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था और एक बार मैट्रिक में फेल भी हो गया था, मगर आगे जाके उसने वकालत की पढ़ाई भी की थी। बचपन में उसके पड़ोस में एक आदमी था जिसका नाम था सहाय। एक बार उसने नटवरलाल को बुलाकर एक बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा इसे बैंक में जमा करा दे। तो जब वो इस ड्राफ्ट को लेके बैंक जा रहा था तो उसकी नजर सिर्फ उस साइन पर थी जो ड्राफ्ट पर किया गया था। फिर उसने उस हस्ताक्षर की नकल करने की कोशिश की, और जब उसने उसकी कॉपी की तो कोई भी नहीं कह सकता था कि असली साइन कौन से हैं। उसने एकदम हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम हस्ताक्षर किए थे। अब उसने वो ड्राफ्ट तो वहां जमा करा दिए, पर उसके बाद उसने क्या किया कि एक ड्राफ्ट बनाया और उस पे सहाय के नकली साइन कर बैंक से कुछ पैसे निकाले, और जब पकड़ा नहीं गया तो उसने 2-3 बार ऐसा और किया। उस नकली ड्राफ्ट और हस्ताक्षर के जरिए 1000 रुपए की ठगी की। ये उसकी लाइफ का पहला क्राइम था। कुछ दिनों बाद जब सहाय बैंक जाता है तो उसे पता चलता है उसके अकाउंट से 1000 रुपए निकाल लिए गए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो वहाँ के कर्मचारियों से बात करता है, तो वो बताते हैं जिसे एक बार आपने ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा था, उसी लड़के ने आपके अकाउंट से पैसे भी निकाले हैं। ये सुनकर वो गुस्से में नटवरलाल के घर पहुंचता है और सारी बात बताता है। उसके बाद उसके पिता नटवरलाल की खूब पिटाई करते हैं और इस बात से गुस्सा होकर वो कोलकाता भाग जाता है। यहाँ तक कि उसने ताजमहल बेच दिया, वो भी प्रॉपर उसके कागजात बनाकर। वो भी एक बार नहीं 3 बार ने ये काम किया। उसने अपने करियर में 3 बार तो ताजमहल को बेचा, 2 बार लाल किला बेचा, 1 बार संसद भवन बेचा, 1 बार राष्ट्रपति भवन बेचा, और लोगों ने उसे खरीद भी लिया। वो अपने आप को खरीदने वाले के सामने ऐसे पेश करता था कि वो एकदम जेन्युइन पर्सन है, और कॉन्फिडेंस इतना कि कोई शक भी नहीं कर सकता था। बाकायदा प्रॉपर्टीज के कागज बनवाए, उस टाइम उस जमीन के रेट वगैरह मेंशन करता और सरकारी अधिकारियों के नकली साइन करके सारे डॉक्यूमेंट ऐसे तैयार करता कि कोई भी धोखा खा जाए। बल्कि संसद भवन को तो उसने
तब बेचा जब अंदर कार्यवाही चल रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर नटवर लाल के बारे में और किस्सों को जानना है तो कमेंट्स में बताएं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।